Welcome back, dear aspirants. So today we will discuss your next series of the age of William Shakespeare. Question number 75 previous वीडियोस अपलोडेड हैं चैनल पर, वहाँ से आप देख सकते हैं. चैनल पर विजिट करके अदर जो थ्योरी की वीडियो हैं वो भी देख सकते हैं. उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि चैनल के रिगार्डिंग जो भी न्यू नोटिफिकेशन हैं आपको टाइम से मिल जाएं. लेट्स बिगिन. विलियम शेक्सपियर हैज़ द सोब्रिक्विट एज कि विलियम शेक्सपियर को कौन सी उपाधि इनमें से मिली थी? मैन ऑफ लेटर्स, बार्ड ऑफ एवॉन, सेंट ऑफ द ग्यूटर्स, फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी. तो इसका राइट आंसर आपको पता है, उन्हें बार्ड ऑफ एवॉन भी बोला जाता था. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. लिटरेरी मीन्स सोब्रिक्विट का मतलब होता है निक नेम से, कि उनको निक नेम क्या दिया गया था? बार्ड ऑफ एवॉन. उन्हें स्वान ऑफ एवॉन की उपाधि भी दी गई थी, या फिर उन्हें बोला भी जाता था, या द बार्ड से भी उन्हें बुलाया जाता था. तो ये फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड हिज राइटिंग फर्स्ट, कि इनमें से किसने अपनी राइटिंग सबसे पहले स्टार्ट की थी? विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ या पीजी वुडहाउस. अगर हमें इनका टाइम पीरियड पता है कि इनका टाइम पीरियड कब से कब तक है, तो इजीली हम जान पाएंगे कि किसने अपनी जो राइटिंग है वो सबसे पहले स्टार्ट की होगी. ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं. विलियम शेक्सपियर जिनका टाइम पीरियड 1564 से 1616 तक माना जाता है, ये एलिजाबेथ एरा के पोएट माने जाते हैं. ठीक है, एलिजाबेथ एरा यानी कि इन्होंने शेक्सपियर्स लाइफ टाइम स्पेंड मोस्ट ऑफ द एलिजाबेथन एरा. और ये कब से कब तक थी एलिजाबेथन? 1558 से 1603 तक. ठीक है, तो इनका टाइम पीरियड एलिजाबेथन एरा और जैकोबियन एरा के स्टार्टिंग का माना जाता है. वहीं जो दूसरी ओर जॉन मिल्टन हैं वो जैकोबियन एरा और बिलेटेड एलिजाबेथन एरा के पोएट माने जाते हैं. विलियम शेक्सपियर 17th सेंचुरी के पोएट, जॉन मिल्टन भी 17th सेंचुरी के पोएट थे. एंड विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पर, क्योंकि इनका टाइम पीरियड 1770 से 1850 तक है, तो ये 19th सेंचुरी के पोएट माने जाएंगे. एंड पीजी वुडहाउस 1881 से 1975 तक है, तो ये 20th सेंचुरी के पोएट माने जाएंगे. ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले अपना राइटिंग जो है लिखना किसने स्टार्ट किया था? विलियम शेक्सपियर ने, जिनका टाइम पीरियड 1564 से 1616 तक माना जाता है, जो कि 17th सेंचुरी के पोएट और राइटर माने जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैमलेट्स क्वेश्चन टू बी और नॉट टू बी मीन्स. यहाँ पर हैमलेट का जो क्वेश्चन है टू बी और नॉट टू बी, उसका क्या मीन्स है? ऑप्शंस आर टू किल क्लॉडियस और नॉट टू किल हिम, टू किल गर्ट्रूड और नॉट टू किल हर, टू मैरी ऑफिलिया और नॉट टू मैरी हर, टू लिव नॉट टू डाई. ठीक है, तो हैमलेट का यहाँ जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उनका कि टू बी और नॉट टू बी की मीन्स क्या किया जाए, है ना, होना या ना होना. टू बी और नॉट टू बी, होना ना होना का क्या मतलब है? कि क्लॉडियस को मार डालो या नहीं मारूं, गर्ट्रूड को मारूं या नहीं मारूं. गर्ट्रूड उनकी मदर का नाम है, क्लॉडियस हैमलेट के अंकल का नाम है, ऑफिलिया उनकी लवर है, तो ऑफिलिया से शादी करनी है या नहीं, तो इसी उधेड़ बुन में. या फिर इसका मीनिंग है टू लिव और टू डाई, है ना, टू लिव और टू डाई, या जिंदा रहना है या मर जाना है, जीने के लिए नहीं या मरने के लिए, है ना. तो इस तरह की जो उनकी उधेड़ बुन है वो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? टू बी और नॉट टू बी, यानी कि होना या ना होना से मतलब टू लिव और टू डाई से है. ठीक है, टू बी और नॉट टू बी का मतलब है यहाँ पर टू लिव और टू डाई, जीना चाहिए या मरना चाहिए. तो ये जो लाइन है शेक्सपियर के फेमस प्ले हैमलेट से ली गई है 1602 में, जो हमें देखने को मिलता है. ठीक है, यहाँ पर कुछ अदर फैक्ट्स भी हैं. हैमलेट यहाँ पर एक निराशाजनक प्रिंस के रूप में हमें दिखाई देता है ना, कि सुसाइड कर लिया जाए, है ना, डेथ या सुसाइड कर लिया जाए. ये जो स्पीच है यहाँ पर, इसमें हैमलेट अपनी फीलिंग्स को समझाने का काम कर रहा है. वो अपने फादर की जो डेथ है, अपने फादर का जो मर्डर है, उससे बदला लेने का इरादा रखता है. ठीक है, तो ये यहाँ पर ये इस सारी बातों से जब वो बदला लेने का इरादा रखता है, तो फिर तब ये स्पीच बोलता है कि क्या किया जाए, टू बी और नॉट टू बी, होना या ना होना, है ना, जीना बेहतर होगा या मरना. ये हैमलेट से ली गई हैं, ये जो लाइन्स है हैमलेट से ली गई हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर सोनेट्स आर इन द फॉलोइंग फॉर्म. ठीक है, शेक्सपियर के जो सोनेट हैं वे किस फॉर्म में है? 3 क्वाट्रेंस एंड अ कपलेट, एन ऑक्टेव एंड सेस्टेट, 2 6-line स्टेंजास एंड अ कपलेट, नन ऑफ दीज. ये आप अच्छे से जानते हैं कि जो शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं उनमें 3 क्वाट्रेंस एंड अ कपलेट रखा गया है. ठीक है, यानी कि उन्होंने इसका यूज़ किया है. इंग्लिश सोनेट के नाम से भी शेक्सपियरियन सोनेट को जाना जाता है, जिसमें 3 क्वाट्रेंस यानी कि 3 चौपाइयाँ और फाइनल कपलेट
वहाँ हमें देखने को मिलता है। कपलेट यानी कि जी जी करके इस तरह से कपलेट वहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। उनकी राइमिंग स्कीम हो जाती है, राइमिंग पैटर्न है ए बी 1, सी डी 2, ई एफ 3। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए और जी जी लास्ट में एक क्या हो गया, कपलेट। तो इसी को ही इंग्लिश सोनेट बोला जाता है या फिर शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज रिटन बाय, जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है वो किसके द्वारा लिखी गई है? एडवर्ड डाउडेन, AC ब्रैडले, डॉवर विल्सन या विल्सन नाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाता है AC ब्रैडले के द्वारा शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लिखी गई है, ठीक है। ये जो ट्रेजेडी है ये उन्होंने 1904 में लिखी थी, उन्होंने इसको पब्लिश कराया था 1904 में। AC ब्रैडली ने इसमें शेक्सपियर क्रिटिसिज्म ऑफ ऑल टाइम मीन्स उनकी जो ट्रेजेडीज थी 10 लेक्चर्स में उनकी सभी ट्रेजेडीज को वहाँ पर क्रिटिसाइज करने का काम किया है। टोटल 10 लेक्चर्स उन्होंने दिए हैं AC ब्रैडले ने, और जो उनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज है लाइक हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, उनको उन्होंने वहाँ पर क्रिटिसाइज करने का काम किया है, यानी कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हमें वहीं से मिले हैं AC ब्रैडले के उन 10 लेक्चर्स से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज टू बी टू द कैटेगरी टू विच द रेस्ट डू। तो यहाँ पर हमें उस प्ले के बारे में बताना है जो कि सबसे अलग है, ओके। ओथेलो, किंग लियर, द टेम्पेस्ट, हैमलेट। तो इसमें ओथेलो, किंग लियर और हैमलेट ये तो तीनों ट्रेजेडीज हैं, तो यही सबसे अलग हो जाता है। द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट को विलियम शेक्सपियर ने अपने फर्स्ट फोलियो में पब्लिश कराया था, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और टेम्पेस्ट यहाँ पर इन सभी से अलग है और इसको एज अ कॉमेडी यहाँ पर कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। इसे एज अ कॉमेडी यहाँ पर कंसीडर किया जाता है और यह एक वेडिंग से एंड होता हुआ प्ले है। ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा प्ले है शेक्सपियर का जिसमें जो वेडिंग से एंड होता है, तो ये द टेम्पेस्ट उनका हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाइलॉक इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर। शाइलॉक शेक्सपियर के किस प्ले का कैरेक्टर है? ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट या कॉमेडी ऑफ एरर। ये आपको पता है कि जो शाइलॉक है वो शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक कैरेक्टर है, ठीक है। मर्चेंट ऑफ वेनिस जो शाइलॉक मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक कैरेक्टर है जिसमें वो एक जूइश मर्चेंट है जो कि बदला लेता है, किससे? एंटोनियो से। शाइलॉक यहाँ पर एक निगेटिव कैरेक्टर को दिखाता है ना, यानी कि शाइलॉक का जो चरित्र है वो निगेटिविटी का है और यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि हम दूसरों से ग्रीड यानी कि लालच, जेलेसी और वेंजिनेंस करते हैं, ठीक है, और अपना बदला लेने की इच्छा रखते हैं। तो इसी तरह का कैरेक्टर्स ग्रीड, जेलेसी और वेंजिनेंस से भरा यहाँ पर शाइलॉक का दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नॉन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स वुमेन कैरेक्टर। वुमेन कैरेक्टर में फोर्थ विच किसे माना जाता है? डेस्टिमोना, लेडी मैकबेथ, गर्ट्रूड या कॉर्डेलिया। इसका आंसर हो जाता है लेडी मैकबेथ को फोर्थ विच वहाँ पर माना गया है, ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लेंगे, स्पेलिंग लेडी मैकबेथ को फोर्थ विच के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये मैकबेथ की मोस्ट पावरफुल विमेन कैरेक्टर्स है और मोस्ट पावरफुल प्ले मैकबेथ में ये हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इन्हीं को ही लेडी मैकबेथ को फोर्थ विच बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन कॉल्ड द फोर्थ विच शी इज। ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि किसे फोर्थ विच बोला गया है ना। दोनों सेम ही क्वेश्चन है लेकिन घुमाकर पूछ लिया जाएगा, ओफेलिया, लेडी मैकबेथ, एमिलिया या जूलियट। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है लेडी मैकबेथ, ठीक है। ये जो मैकबेथ है 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में से एक है जो शेक्सपियर की सबसे ज़्यादा ग्लूमिएस्ट प्ले में से माना जाता है, ठीक है। ग्लूमिएस्ट यानी कि निराशाजनक प्ले में से ये माना जाता है। शेक्सपियर यहाँ पर 3 विचेस को शो करता है जो कि प्रोफेसीज करती हैं यानी कि भविष्यवाणी करती हैं और जो हीरो है यानी कि जो नायक है उसे मिसलीड करने का काम करती है, गुमराह करती हैं, है ना। उन्हीं की बातों में आकर, उन्हीं के चक्कर में आकर वो एक से एक गलत काम को अंजाम देता है ना। और इसीलिए, और इसमें उसका साथ देती है लेडी मैकबेथ, वो उनको उकसाने का काम करती हैं, इसीलिए इन्हें फोर्थ विच भी प्ले में बोला गया है, ठीक है। उनकी ट्रेजेडी में जो फीमेल कैरेक्टर थे, शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी थी, उन्होंने अपने फीमेल कैरेक्टर को कैसे गढ़ा है, जैसे मीन्स उन्होंने उनको एक पावरफुल कैरेक्टर के रूप में गढ़ा है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल लेडी मैकबेथ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। शेक्सपियर के मैकबेथ में ये वर्ड्स कौन बोलता है? द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट इज पिक्चर्स। सोए हुए हैं या मरे हुए हैं लेकिन कैसे हैं?
पिक्चर्स के रूप में हैं। टिस द आई ऑफ चाइल्डहुड, ये जो चाइल्डहुड की आंखें हैं, दैट फियर्स अ पेंटेड डेविल, जो कि इन पेंटेड जो डेविल हैं इन्हीं से डर जाती हैं। तो इस तरह की लाइन किसने बोली है? फर्स्ट विच, सेकेंड विच, थर्ड विच या नन ऑफ दैम? तो इसका राइट आंसर हो जाता है नन ऑफ दैम, क्योंकि ये जो लाइंस हैं ये लेडी मैकबेथ ने बोली हैं। तो इसका इस तरह से क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो ये जो लाइंस हैं लेडी मैकबेथ बोलती है कि ये जो पिक्चर्स हैं यही हमें शैतान के रूप में हमारी आंखों को डराने का काम करती हैं। लेडी मैकबेथ से ने बोला है, मैकबेथ के एक्ट 2 सीन 2 से लिया गया है। ठीक है, इस लाइन में जो कॉन्वर्सेशन है वो मैकबेथ और लेडी मैकबेथ के बीच चल रही है। इसमें जो राइटर है उसने सबसे इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर्स लिखे हैं, और ये जो ट्रेजेडी है ये विलियम शेक्सपियर की 1600। हु वाज द फादर ऑफ एसे? ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि एसे के फादर किसे माना जाता है, ये आप सब जानते हैं। ऑप्शंस आर मॉन्टेग, यैट, रूसो या डाल्टन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है मॉन्टेन। जो मॉन्टेन थे इन्हें एसे का फादर माना जाता, फादर ऑफ एसे ने बोला जाता था। फ्रेंच रेनेसा राइटर थे माइकल डी मॉन्टेग, इनका पूरा नाम हो जाता है, जिन्होंने 1533 से 1592 का इनका टाइम पीरियड माना जाता है, और ये फादर ऑफ एसेस वहाँ पर कंसिडर किए जाते हैं। इन्हें एसे के लिटरेरी जर्नल एसे के जनक के रूप में भी पहचाना जाता है। ठीक है, इनके बारे में अदर थिंग्स भी देख लेते हैं कि जो मॉन्टेग है उन्होंने ये ग्रेट एसेइस्ट माने जाते हैं, और इन्होंने जो एसे लिखे थे वो कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप ऑफ स्मॉल इडियोसिंक्रेटिक के रूप में लिखे थे। मीन्स जो छोटे छोटे डिफरेंट सब्जेक्ट थे उसका एक ग्रुप बनाया और उनको क्लासिकल एसे के रूप में हमें दिखाया। ठीक है, स्पेशली ग्रेट रोमन एसेइस्ट इनको जो प्रीवियस जो अर्लियर एसेइस्ट थे रोमन प्लूटार्क, उनके लव से प्रेरित होकर इन्होंने ये क्लासिकल एसे वहाँ पर लिखे थे। ठीक है, कुछ ऐसे मॉन्टेग के जो उन्होंने लिखे थे, ऑफ सैडनेस और सोरो, द स्टोरी ऑफ स्पिरलिया, ऑफ ओल्डनेस, ऑफ लायर्स। ठीक है, ये ऐसे मॉन्टेग के हैं जो प्लूटार्क, रोमन एसेइस्ट प्लूटार्क से के प्रेम से प्रभावित होकर इन्होंने लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट? यहाँ पर आपको टेम्पेस्ट की एक हीरोइन के बारे में बताना है। पोर्शिया, नेरिसा, मिरांडा या डेस्डेमोना? सभी नाम एक से लगते हैं, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप पहचान जाओगे। ठीक है, टेम्पेस्ट में जो लीड रोल है या जो हीरोइन है वो मिरांडा है। टेम्पेस्ट में मिरांडा इसकी एक्ट्रेस है या हीरोइन है। ठीक है, यहाँ पर उनके भावनात्मक जो उनकी नेचर है उसको प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, कुछ ओकेजन पर वो अपनी जो एंगरनेस है उसको भी दिखाती है, जब वो कैलिबन को उसके बिहेवियर के प्रति वहाँ पर डांट लगाती है तो वहाँ पर उसकी उग्रता या एंगरनेस भी हमें देखने को मिलती है। अदरवाइज जो मिरांडा है वो एक इमोशनल नेचर की है। ठीक है, जो टेम्पेस्ट है इसको विलियम शेक्सपियर ने अपने जितने भी प्ले उन्होंने लिखे थे इसको सबसे लास्ट में लिखा था, इसीलिए इसको स्वैनसोक भी माना जाता है। और ये शेक्सपियर ने एक ओल्ड मैजिशियन के बारे में लिखा था जिसकी युवा बेटी मिरांडा है, और वो निर्वासन यानी कि वनवास में वो रह रहा है, एग्जाइल में वो रह रहा है। ठीक है, और जो वो मैजिशियन है वो यहाँ प्रॉस्पेरो के नाम से जाना जाता है, और जो उसकी मैजिक है वो वहाँ पर उनका उस मैजिक का यूज़ अपने वनवास के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं पर्सन हैं उनको वहाँ पर नष्ट करने के लिए उन मैजिक्स का यूज़ करता है, वहाँ पर तूफान लेकर आता है। तो इस तरह की स्टोरी है, चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ से जाकर देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जूलियस सीजर दो आर्ट माइटी येट thy spirit walks abroad and turns our swords in our own proper entrails. So what is the essence of this statement? यानी कि इस कथन का सार आपको बताना है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ओ जूलियस सीजर तुम अभी भी दो आर्ट माइटी एट कि तुम अभी भी पावरफुल हो, द स्पिरिट वॉक्स अब्रॉड तुम्हारी आत्मा विदेश में चलती है, और एंड टर्न्स अवर स्वर्ड्स और हमारी तलवारें घुमाती है
आवर ऑन प्रॉपर एंट्रेल्स, हमारी अंतड़ियों में, ठीक है, यानी कि जो तुम्हारी तलवार है, तुम चलते कहीं और हो लेकिन जो तलवार है वो तुम्हारे उससे ही चलती है। व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस कथन का सार क्या है? ब्रूटस वॉज टू माइटी, कि ब्रूटस बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। सीजर वॉज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ, कि सीजर अपनी मृत्यु के बाद भी माइटी था, पावरफुल था। एंटोनी वॉज माइटी या कैसियस वॉज माइटी, ये दोनों तो वैसे ही रॉन्ग हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सीजर के बारे में बात हो रही है, तो आंसर बी ही करेक्ट होगा कि सीजर इतना पावरफुल था कि उसकी डेथ के बाद भी ये इस तरह की मतलब वहाँ पर जो उसकी मान्यता थी उसको सब लोग मानते थे, है ना, यानी कि वो अपनी डेथ के बाद भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तो अबव लाइंस में सीजर यहाँ पर दिखाते हैं कि वो अपनी डेथ के बाद भी पावरफुल व्यक्ति था, और यहाँ पर जूलियस सीजर की हमें पावरफुलनेस देखने को मिलती है, इनडोमिटेबल पावर, यानी कि अदम्य शक्ति उसकी देखने को मिलती है। ठीक है, विलियम शेक्सपियर ने इस ट्रेजेडी को अराउंड 1599 के बीच लिखा था। ठीक है, ये प्ले ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। एक रोमन सिविल वार के रोमन लीडर और ग्रेट वॉरियर जूलियस सीजर की जब डेथ हो जाती है तो उसका जो मेन लीडर होता है उस पर ये बेस्ड है, इसको आप ध्यान रखेंगे। जूलियस सीजर ट्रू स्टोरी पर आधारित है। ठीक है, सीजर के बारे में ब्रूटस इस स्टेटमेंट को बोलता है, और जूलियस सीजर यू आर स्टिल पावरफुल, कि तुम अभी भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, तुम्हारा जो घोस्ट है वो अभी भी पृथ्वी पर घूमता है और हमारी तलवारें हमारे पेट पर चलाता है। इस तरह की लाइंस ये ब्रूटस ने सीजर के लिए बोली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टेट दीज वर्ड्स फॉर शेक्सपियर सॉल ऑफ द एज। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं शेक्सपियर के, ये किसने बोले हैं? सॉल ऑफ द एज, यानी कि युग की सॉल, मीन्स युगों युगों तक चलने वाली सॉल। द अप्लॉज, द डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज, द अपलॉज यानी कि तालियां, द डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज, प्रसन्नता और हमारा जो स्टेज है उसके आश्चर्य, ये किसने बोला है? मैथ्यू अर्नोल्ड, टी.एस. इलियट, बेन जॉनसन या टी. एगल्टन। ये इसका राइट आंसर हो जाता है बेन जॉनसन ने शेक्सपियर की प्रेज करते हुए ये लाइंस बोली हैं। ठीक है, टीजीटी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रीड करेंगे। जो बेन जॉनसन एक एसेइस्ट पोएट जिनका जन्म 11 जून 1572 लंदन इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, जब किंग जेम्स वहाँ पर उनका शासन था और उनका संरक्षण भी उन्हें प्राप्त था। किसको? बेन जॉनसन को। एक रॉयल पैट्रनेज जेम्स को माना जाता है। किंग जेम्स जो हैं वो शेक्सपियर के भी पैट्रन माने जाते हैं। जॉनसन ने फर्स्ट ग्रेट प्ले 1598 जिसका नाम एवरी मैन इज हिज ह्यूमर लिखा था। ठीक है, और शेक्सपियर की प्रेज करते हुए उन्होंने ये लाइंस बोली थी। क्या, कौन सी लाइंस? की द अपलॉज, सॉल ऑफ द एज, द अपलॉज, द डिलाइट, द वंडर ऑफ अवर स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ। मैकबेथ घोस्ट देखता है कहाँ पर? किसका घोस्ट देखता है? कहाँ पर नहीं, किसका घोस्ट देखता है? बैंको, यागो, डंकन, हैमलेट। तो मैकबेथ, इसको आप ध्यान रखेंगे, बैंको का घोस्ट वहाँ पर देखता है। ठीक है, ये जो मैकबेथ है इसको विलियम शेक्सपियर ने 1606 जब जेम्स फर्स्ट का शासनकाल था तब लिखा था, और मैकबेथ इसमें मेन कैरेक्टर्स के रूप में है जो बैंकों के घोस्ट को वहाँ देखता है। कुछ अदर फैक्ट्स जिसमें आपको ये पता होना चाहिए शेक्सपियर की बायोग्राफी से कि उनका जन्म 1564 में स्ट्रैटफोर्ड अपॉन अवन में हुआ था। शेक्सपियर का करियर ब्रिटेन के जो 2 मोनार्क्स थे उनके ड्यूरिंग रहा। रानी जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जिनका टाइम पीरियड 1558 से 1603 तक था, और जेम्स फर्स्ट जिनका टाइम पीरियड 1603 से 1625 तक माना जाता है, और वो ये इन दोनों ही मोनार्क्स के फेवरेट थे। ठीक है, क्योंकि उनके वर्क बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव थे। जेम्स फर्स्ट, ब्रिटेन के जेम्स फर्स्ट 1603 से 1625 जिनका टाइम पीरियड रहा, उनको शेक्सपियर का पेट्रोन भी माना जाता है। वो उनके पेट्रोन थे। पेट्रोन आप जानते हैं जो राइटिंग मीन्स जो राइटर पोएट्स वगैरह उस टाइम होते थे उनको मनी हेल्प देते थे, तो उनको पेट्रोन बोला जाता था। और शेक्सपियर ने अपने सभी प्ले में जेम्स थे उनके शासनकाल में ही सारे प्ले लिखे थे। और शेक्सपियर ने जब ये प्ले लिखा था मैकबेथ, वो स्कॉटिश जो वहाँ पर रिलेशन थे राजा के, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, द वैलियंट नेवर टेस्ट
ऑफ डेथ एट वंस। तो ये जो लाइन है ये कहाँ से ली गई है कि कवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स, कि जो कायर हैं वो बहुत बार अपनी डेथ को देखते हैं, बट द वैलियंट, जो बहादुर होते हैं, वो एक बार में ही अपनी जो डेथ है उसका टेस्ट नहीं चखते हैं। तो ये कहाँ से ली गई है? टेम्पेस्ट, जूलियस सीजर, मर्चेंट ऑफ वेनिस या ओथेलो। आपको पता चल गया होगा ये जूलियस सीजर से ली गई हैं, क्योंकि जूलियस सीजर एक इसी तरह का प्ले है, ट्रू स्टोरी बेस्ड है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है जूलियस सीजर। इसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा था और ये लाइंस एक्ट 2 सीन 2 से ली गई है। जूलियस सीजर जो कि पावर रोमन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडर थे, ठीक है, और यहाँ पर उन्हीं के लिए ये लाइंस बोली गई हैं कि जो कवर्ड्स होते हैं वो बहुत बार उनकी डेथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइटर ऑफ कॉरियोलेनस इज। कॉरियोलेनस के राइटर आपको बताने हैं क्रिस्टोफर मार्लोव, पीबी शेले, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन। ये तो इजी हो जाता है, विलियम शेक्सपियर इसका राइट आंसर है। कॉरियोलेनस एक मैच्योर ट्रेजेडी है जिसको शेक्सपियर ने अराउंड 1607 से 1608 के बीच लिखा था, ठीक है। कॉरियोलेनस एक रोमन हिस्ट्री से लिया गया प्ले है जिसको टी.एस. इलियट ने प्रेज किया था और प्रशंसा करते हुए कहा था कि ट्रेजेडी के क्षेत्र में ये जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, ये फाइनेस्ट अचीवमेंट है, यानी कि सर्वोत्तम उपलब्धि इसको उन्होंने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट प्लेज द टेम्पेस्ट इज द लास्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, ही वॉज इंस्पायर्ड टू राइट इट बाय विच इंसिडेंट, ठीक है। जो सर्वश्रेष्ठ प्ले हैं शेक्सपियर के, द टेम्पेस्ट उनके लास्ट प्लेज में से माना जाता है, क्योंकि उसे स्वैन सॉन्ग भी बोला जाता है। तो उन्हें इसे लिखने की प्रेरणा किस घटना से मिली, ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर सिंकिंग ऑफ अ शिप, द डिफीट ऑफ आर्मेडा, रिटर्न ऑफ द सेलर्स ऑफ अ शिप दैट हैड डिसअपियर्ड, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर रिटर्न ऑफ द सेलर्स ऑफ अ शिप दैट हैड डिसअपियर्ड, कि गायब हुए जहाज के नाविकों की जो वापसी होती है उसी पर ये प्ले लिखा गया है, ठीक है। शेक्सपियर ने टेम्पेस्ट लिखने की कोशिश कर रहे थे तो इसका उनके पास कोई बेस नहीं था। तो इसका जो थॉट है, उन्होंने इंग्लैंड में जो वर्जीनिया में नई कॉलोनी बसने जा रही थी और कॉलोनी में वहाँ पर 9 शिप्स भेजे गए थे। तो वहाँ पर एक घटना हुई, जहाज़ टूट गया और रास्ते में जो नाविक थे वो बह गए, और जब वो नाविक सरवाइव करके आते हैं, ठीक है, अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं, तो तब शेक्सपियर ने इस प्ले को लिखा था, ठीक है। तब शेक्सपियर ने इस प्ले को लिखा था, उनके सरवाइव करके आने की ये स्टोरी बताते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ईयर ऑफ डेथ ऑफ शेक्सपियर? 1604, 1616, 1611 या 1610? तो आपको पता है कि जो विलियम शेक्सपियर थे उनका जो ईयर है डेथ का वो क्या है? 1616 में उन्हें एक बीमारी हो गई थी और उससे उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाता है 1616 को उनका डेथ ईयर माना जाता है ऑन हिज 52 बर्थडे, और जो क्लियर डेट है उनकी डेथ की 23 अप्रैल 1616 मानी जाती है। शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस वॉज प्रोड्यूस्ड इन 1597, 1599, 1598, 1596 96। तो शेक्सपियर ने अपना मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले को 1599 के अराउंड उन्होंने इसको लिखा था, ठीक है। इसको 1598 या 99 के अराउंड उन्होंने कंप्लीट किया था और ये फर्स्ट क्वार्टर में पब्लिश उन्होंने कराया था 1600 के। और मर्चेंट ऑफ वेनिस जो लॉर्ड चैम्बरलेन्स और उनके सेवकों द्वारा वहाँ पर संचालित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि ये पब्लिश कराने से पहले ही फर्स्ट क्वार्टर में हमें दिख गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट ऑफ अवर स्टार्स बट इन अवर सेल्स दैट वी आर अंडरलिंग्स, कि डियर ब्रूटस जो फॉल्ट है वो हमारे स्टार्स में है, ठीक है। सो द फॉल्ट डियर ब्रूटस, प्रिय ब्रूटस, दोष हमारे स्टार्स में नहीं है बल्कि हम में है, दैट वी आर अंडरलिंग्स, कि हम गुलाम हैं। सो कैशियस इस रिमार्क को ब्रूटस से पहले क्यों बोलता है? कैशियस ने ब्रूटस के सामने ये रिमार्क क्यों दिया? क्योंकि वह ही लव्स ब्रूटस एंड वांटेड टू सी हिम ऑन टॉप, वह ब्रूटस को चाहता था, उसे लव करता था और उसे टॉप पर देखना चाहता था। सेकंड, ही हेट्स ब्रूटस एंड वांट्स टू किल हिम, वो ब्रूटस से हेट करता था और उसे मारना चाहता था। थर्ड, ही हेट्स सीजर एंड वांट्स टू किल हिम, कैशियस सीजर को मारना चाहता था, है ना। या फिर ही वॉज जेलस ऑफ ग्रोइंग पावर, और वो जेलस था
सीजर की शक्ति से और वो सीजर के विरुद्ध ब्रिटिश को उकसाना चाहता था। तो यही इसका ऑप्शन राइट हो जाता है। ये रिमार्क वो क्यों देता है कि फॉल्ट हमारे स्टार्स में नहीं है, हम में है, क्योंकि हम स्लेव हैं, हम गुलाम हैं। तो कैशियस ये ब्रूटस पर टिप्पणी करता है क्योंकि वो सीजर की बढ़ती हुई पावर से जेलस था और वो ब्रूटस को उसके खिलाफ भड़काना चाहता था। तो इस तरह की ये लाइन्स हैं। सीजर के एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड की ये लाइन है, एक्ट फर्स्ट और सीन सेकंड की ये लाइन है जूलियस सीजर, और इसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा था और ये कैशियस ने टिप्पणी की थी जो सीजर की बढ़ती हुई पावर थी उससे जेलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकलेक्ट रोमियो एंड जूलियट एंड स्टेट द मीनिंग ऑफ माई लाइफ इज माई फोर्स्ड डेथ। रोमियो और जूलियट को याद कीजिए और बताइए कि ये जो लाइन्स हैं, माई लाइफ मेरा जो जीवन है, इज माई फोर्स्ड डेथ, कि जो मेरे शत्रु हैं उनका ऋण है, ये लाइन्स इसका मीनिंग क्या है। दैट ही हैड टू मैरी समवन फ्रॉम हुज फादर ही हैड टेकन अ लोन, कि उस आदमी से शादी की जाए जिसके पिता ने उससे कर्ज लिया था। दैट समवन वाज ट्राइंग टू किल्स हिम, कि उससे कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट, दैट ही लव्ड जूलियट हु वाज द डॉटर ऑफ द एनिमी ऑफ हिज फैमिली, कि वो जूलियट से प्यार करता था जो कि उसके परिवार के दुश्मन की बेटी है, या नन ऑफ द अबव। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी ही हो जाता है। कि इन लाइन्स का क्या मीनिंग है कि माई लाइफ, यानी कि वो अपनी लाइफ जूलियट को बोलता है, माई फोर्स डेथ है ना, कि डेट्स, कि वो मेरा जो जीवन है मेरे फोर्स का ऋण है। तो ये लाइन वो जूलियट के लिए बोलता है। अब यहाँ पर ये विलियम शेक्सपियर ने रोमियो एंड जूलियट में लिखा था, एक्ट फर्स्ट सीन फिफ्थ से लिया गया ये सीन है। और इन लाइन्स में जो रोमियो है वो जूलियट को लाने के लिए कहता है कि वो हमेशा अपने जो फोज है यानी कि एनिमी है, दुश्मन है, उनका हमेशा ऋणी रहेगा, कर्जदार रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, हु कॉल्ड शेक्सपियर एन एब्स्ट्रैक्ट क्रो, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका राइट आंसर आप अच्छे से जानते हैं, रॉबर्ट ग्रीन ने ये बोला था एब्स्ट्रैक्ट क्रो। उन्होंने ये अपने एक पैम्फलेट उन्होंने लिखा था, उसमें ये बोला था एन एब्स्ट्रैक्ट क्रो और अ टाइगर ड्रेस्ड इन अ प्लेयर्स हाइड और जोहानस फैक्टोटम। इस तरह की फ्रेज जो प्रीवियस ईयर में भी पूछी गई हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। ये रॉबर्ट ग्रीन ने एक पैम्फलेट स्पेशली विलियम शेक्सपियर को क्रिटिसाइज करते हुए लिखा था और इसीलिए उन्होंने ये लाइंस बोली थी, एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद अवर फेदर्स हु सपोज ही बी एबल टू राइट बॉम्बास्ट विद द बेस्ट ऑफ यू एंड इज अ टाइगर ड्रेस्ड इन अ प्लेयर्स हाइट। तो इन लाइन्स को आप अच्छे से रीड कर लेंगे, ये रॉबर्ट ग्रीन की लाइन्स हो जाती हैं। ठीक है, रॉबर्ट ग्रीन्स ने इन लाइन्स को बोला था। कुछ कहते हैं कि जो शेक्सपियर थे, शेक्सपियर ने जो फाल्स्टाफ का कैरेक्टर था, ठीक है, फाल्स्टाफ हमें 3 प्लेज में कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो कुछ लोग बताते हैं या ऐसे तथ्य भी मिले हैं कि उन्होंने ये रॉबर्ट ग्रीन के से ही इंस्पायर होकर लिखा था। ठीक है, रॉबर्ट ग्रीन से इंस्पायर होकर उन्होंने ये कैरेक्टर लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच प्ले शेक्सपियर इज द फॉलोइंग लाइन टेकन। ये लाइन कहाँ से ली गई है, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। तो ये लाइन आप अच्छे से जानते हैं कि लाइफ की जीवन एक फूल द्वारा सुनाई गई एक स्टोरी है जो साउंड और गुस्से से भरी हुई है। हेमलेट, मैकबेथ, द टेम्पेस्ट, रोमियो एंड जूलियट। तो ये जो लाइन्स हैं ये मैकबेथ से ली गई हैं। इसका राइट आंसर मैकबेथ हो जाता है। ठीक है, मैकबेथ जो हमें 1607 और 1606 और 7 के अराउंड देखने को। द साउंड एंड फ्यूरी एक नॉवेल भी है जिसको एक अमेरिकन ऑथर विलियम फॉकनर ने भी लिखा है। अमेरिकन ऑथर विलियम फॉकनर ने वो इसी प्ले से लिया गया है, द साउंड एंड द फ्यूरी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। जो ये लाइन्स हैं ये मैकबेथ की हैं और अमेरिकन ऑथर विलियम फॉकनर उन्होंने यहीं से ये लाइन लिखी है और इन लाइन से प्रेरित होकर उन्होंने साउंड एंड फ्यूरी एक नॉवल लिखा है। कौन है वो, विलियम फॉकनर। तो आप इस नाम को ध्यान रखेंगे। ओके, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है विलियम फॉकनर। ये पूछा भी गया था प्रीवियस ईयर में, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। मिली है ये शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में से एक है और जिसमें मैकबेथ इन लाइंस को अटर्स करता है, यानी कि ये जो लाइंस हैं वो अपनी वाइफ की डेथ के बारे में बताता है, बताते हुए बोलता है। एक्ट 5 सीन 5 से ये लाइन ली गई हैं। लाइन्स 26-27 में ये आ जाती हैं। अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, अपने नोट्स बनाइए। ओके, रेगुलर अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए।